नमस्कार। बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, रोजगार गारंटी योजना में हरियाणा को बड़ी कामयाबी मिली है। सबसे ज्यादा मजदूरी देने वाला राज्य हरियाणा बन चुका है। अप्रैल 2020 से 309 रुपए प्रतिदिन मजदूरी दी गई। सरकार ने योजना को 3 गुना करने का फैसला किया है। तो इस कामयाबी को देखते हुए 3 गुना करने का फैसला इससे लिया गया है। सबसे ज्यादा मजदूरी देने वाला राज्य हरियाणा बना है और हरियाणा के लिए ये एक बड़ी कामयाबी, राज्य सरकार के लिए बड़ी कामयाबी। रोजगार गारंटी योजना में हरियाणा को बड़ी कामयाबी मिली है। सबसे ज्यादा मजदूरी देने वाला राज्य हरियाणा बना है। अप्रैल 2020 से 309 रुपए प्रतिदिन मजदूरी दी गई। सरकार ने इस योजना को 3 गुना करने का फैसला किया है। तो योजना की सफलता को देखते हुए इसे 3 गुना करने का फैसला राज्य सरकार ने किया है। एक बड़ी कामयाबी हरियाणा सरकार के लिए, एक बड़ी सहूलियत उन मजदूरों के लिए जो हरियाणा में काम करते हैं, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा मजदूरी मिलती है। सबसे ज्यादा मजदूरी देने वाला राज्य हरियाणा बन चुका है। आपको बता दें कि अप्रैल 2020 से इसे दिया जा रहा है, ये मजदूरी दी जा रही है और ऐसे में ये योजना जब सफल हो रही है तो इसकी सफलता को देखते हुए इसे 3 गुना करने का फैसला है। अगली खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, छात्राओं को डिग्री के साथ पासपोर्ट भी देने के आदेश हैं। कॉलेज में ही छात्रों को ड्राइविंग लाइसेंस देने के निर्देश दिए गए हैं ताकि एक ही जगह पर ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल जाए, पासपोर्ट भी छात्रों को मिल जाए ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और ये सुविधा सिर्फ छात्राओं के लिए है। आपको बता दें कि छात्राओं को डिग्री के साथ पासपोर्ट भी देने के आदेश है। सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ये एक बड़ी सहूलियत होगी उन छात्राओं के लिए जो इसके अंतर्गत आएंगी। छात्राओं को डिग्री के साथ पासपोर्ट भी देने का आदेश है। ड्राइविंग लाइसेंस भी देने के निर्देश दिए गए हैं। चंडीगढ़ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। समीक्षा बैठक में छात्राओं के लिए सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए छात्राओं को डिग्री के साथ ही पासपोर्ट भी देने के आदेश दिए हैं और कॉलेज में ही छात्रों को ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। छात्राओं को डिग्री के साथ पासपोर्ट देने के आदेश हैं। कॉलेज में ही ड्राइविंग लाइसेंस भी छात्राओं के बनवाए जाएंगे ताकि तमाम जो दस्तावेज जरूरी हैं वो इनके पास हो, ताकि छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ बाकी के सुविधाओं में भी दिक्कत ना हो। अगली बड़ी खबर फरीदाबाद से है। जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही फरीदाबाद में देखने को मिली है। नीमका जेल में कैदियों से मोबाइल मिलने का सिलसिला जारी है। पलवल के 2 कैदियों से मोबाइल बरामद किया गया है। नीमका जेल एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। पलवल के 2 कैदियों से मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पहले भी कई बार कैदियों से मोबाइल बरामद किए जा चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर से नीमका जेल सवालों के घेरे में है, क्योंकि कैदियों से मोबाइल मिलने का सिलसिला लगातार यहां पर जारी है और ऐसा पहली बार नहीं जब जेल प्रशासन की लापरवाही सामने आई हो। इससे पहले भी नीमका जेल सवालों के घेरे में रहा है, क्योंकि यहाँ के कैदियों से मोबाइल फोन बरामद होते रहते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस बड़ी लापरवाही के पीछे कौन जिम्मेदार है, कौन वो अधिकारी हैं जो इन मामलों पर अपनी नजर नहीं रखते। नीमका जेल लगातार सवालों के घेरे में होने के बाद भी कहां से यहां के कैदियों के पास मोबाइल फोन आ जाते हैं, कौन इन्हें मोबाइल फोन उपलब्ध करवाता है जेल में, इस तरीके के तमाम सवाल हैं। लेकिन इस बीच जो अहम जानकारी मिल रही है, पलवल के 2 कैदियों से मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। नीमका जेल का मामला आपको बता रहे हैं, पहले भी कई बार कैदियों से मोबाइल मिल चुके हैं। नीमका जेल में कैदियों से मोबाइल फोन मिलने के बाद कई तरीके के सवाल उठने लगे हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही लगातार क्यों जारी है? लापरवाही के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं होती? फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, नीमका जेल एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, किसे जिम्मेदार माना जाए इसके लिए?
बिल्कुल देखिए जया, जिस तरह से नीम का जेल में लगातार मोबाइल मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे कोरोना काल में जब मुलाकात बंद है बंदियों की परिजनों से, तो ऐसे हालात में पहले आरोप लगते थे कि परिजनों के मार्फत कैदियों तक मोबाइल पहुंचते थे, लेकिन अब तो फिलहाल मोबाइल ये बंद, मुलाकात भी बंद है और ऐसे में जरूर सवाल उठते हैं जेल प्रशासन पर कि आखिर मोबाइल पहुंचा कौन रहा है। क्या जेल कर्मचारियों की कोई मिलीभगत है? इस बात को जांच को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं। इससे पहले जेल आईजी दौरा कर चुके हैं जेल का और कई मोबाइल वहां से बरामद किए गए थे, तो जब भी सवाल उठाए गए थे, लेकिन लगातार मोबाइल मिलना, अब 2 मोबाइल 2 कैदियों से जेल के अंदर मिले हैं, ये कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पर सवाल उठाते दिख रहा है और साफ तौर से कोरोना काल में कैदियों तक आखिर मोबाइल कौन पहुंचा रहा है, ये बड़ा सवाल सामने साफ तौर से दिखाई दे रहा है। जी जया। जी देवेंद्र, क्या इस मामले को लेकर अभी किसी से आपकी बातचीत हुई है? क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। कहां पर ये लापरवाही हो रही है? क्योंकि अब तो मुलाकात भी बंद है, तो ऐसे में अधिकारी ये भी नहीं कह सकते कि मुलाकात करने जो लोग आते हैं वो इन्हें फोन देकर जाते हैं। बिल्कुल जया, देखिए निश्चित तौर से आंतरिक सुरक्षा जेल की कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। इसी बात को लेकर के पहले मादक पदार्थ से लेकर मोबाइल लगातार नीम का जेल से मिलते रहे हैं और ऐसे में अब जेल के अंदर 2 कैदियों से 2 मोबाइल, हालांकि जेल प्रशासन की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि उनकी जो आंतरिक जांच है, बैरकों की जांच की गई थी जेल कर्मचारी और अधिकारियों के मार्फत, तो उसमें ये 2 मोबाइल मिले हैं। लेकिन बेशक अगर जेल प्रशासन जांच करता है, लेकिन आखिर सवाल बड़ा यही है कि मोबाइल क्योंकि या तो जेल कर्मचारियों के मार्फत दिए जा रहे हैं या और क्या वजह है। इस बात को लेकर कई बार कहा जाता है कि बाउंड्री के बाहर से मोबाइल फेंके जाते हैं, हालांकि जेल की जो बाउंड्री है वो काफी ऊंची है और वहां जो पुलिस के कर्मचारी हैं या जेल कर्मचारी हैं उनकी चौकसी रहती है। इसके बावजूद अगर जेल के अंदर मोबाइल पहुंच रहे हैं और वो कैदी धड़ल्ले से मोबाइल का जेल के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान जेल प्रशासन, जेल अधिकारियों पर है साफ तौर से। हालांकि वो अपने बचाव में डीएसपी सचिन कुमार कहते दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने खुद जांच की थी और उस खुद जांच के दौरान ही ये मोबाइल मिले, लेकिन इसी तरह से हर बार खुद जांच के दौरान अगर मोबाइल मिल रहे हैं तो आखिर पहुंच कैसे रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है और इस बात को लेकर जेल प्रशासन के अधिकारियों के पास में अभी कोई जवाब नहीं है। जी जया। बहुत शुक्रिया देवेंद्र जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो नीमका जेल में कैदियों से मोबाइल फोन मिलने के बाद कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर अभी कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। पलवल के 2 कैदियों से मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पहले भी कई बार कैदियों से मोबाइल फोन बरामद किया जा चुका है और ऐसे में नीमका जेल एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। और चलिए अब कोरोना का अपडेट देखते हैं। हरियाणा में स्थिति क्या है कोरोना के आंकड़ों को लेकर? एक दिन में सामने आए हैं 689 नए मामले और 24 घंटे में कोरोना से 7 मरीजों की मौत हो गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 308 लोगों की जान जा चुकी है। फरीदाबाद में 130 कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। गुरुग्राम की अगर बात करते हैं तो यहां पर 106 नए मामले सामने आए हैं और अंबाला में 105 कोरोना के मरीज मिले हैं और एक दिन में 654 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया है। कोरोना के कुल आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो 21,929 इस वक्त प्रदेश में संख्या है। 4,984 केस एक्टिव हैं और 75.87 रिकवरी रेट है। तो रिकवरी रेट बढ़ती जा रही है, लेकिन साथ ही साथ मामलों में भी इजाफा हो रहा है। एक दिन का आंकड़ा देखिए, एक दिन में 689 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में कोरोना के 7 मरीजों की मौत हो गई है। प्रदेश में इस वक्त एक्टिव मामले भी 4000 से ज्यादा हैं। अब तक 308 लोगों की मौत हो चुकी है प्रदेश में। फरीदाबाद में 130 कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, जबकि 106 नए केस गुरुग्राम में पाए गए। और अब बात करेंगे भिवानी की। भिवानी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोरोना के संक्रमण की रोकथाम को लेकर कहा कि मानव संसाधन मंत्रालय और राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा प्रबंधन ने विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में महज 20 लोगों को शामिल होने के आदेश जारी किए हैं। इससे ज्यादा लोगों के शामिल होने के निर्देशों पर उल्लंघन होगा, जिस पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा जिले में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस बारे में जिलाधीश अजय कुमार से खास बात की है हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने। आप भी सुनिए।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात भिवानी के संदर्भ में की जाए, 610 मामले अभी तक कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें 173 पॉजिटिव अभी भी एक्टिव केसेज हैं। और इसके अलावा लगातार प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, लोगों को जागृत भी किया जा रहा है प्रशासन की टीम के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। पुलिस टीम भी लगातार चालान काटने में मसरूफ है। तो कहीं ना कहीं आंकड़ा अब रोकने की कवायद शुरू की जा चुकी है। किस तरह की तैयारियां भिवानी के जिलाधीश अजय कुमार जी हमारे साथ हैं, आखिर उनसे जानेंगे। आगे आंकड़े ना बढ़े, आगे इस तरह के केस ना आए, लोगों को किस तरह से अभी प्रेरित किया जा रहा है, वो तमाम चीज़ें उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले आंकड़ों की हकीकत पर बात करेंगे। किस तरह से आंकड़े आए हैं, कैसे बढ़ रहे हैं आंकड़े और किस तरह से उनको चेक लगाया जाए? अभी ज़िले में जो हमारे एक्टिव केसेस हैं 173 हैं और क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ केसेस जो हैं 610 हैं एंड टोटल सैंपल जो ज़िले में करवाए हैं वो 11,000 के करीब करवाए गए थे। एंड डेली जो सैम्पलिंग है हमारी अभी 400 जो हम एक आंकड़ा जो है उसको अचीव कर रहे हैं। एंड जितने हमारे बेसिकली फ्लू कॉर्नर्स हैं और जो पहले पॉजिटिव केसेस आए थे उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको ट्रेस किया जा रहा है, उन सभी की सैम्पलिंग कराई जा रही है। उनसे अनलॉक की स्टेज में आ चुके हैं और सभी तरह की गतिविधियां जो हैं वो अभी शुरू हो चुकी हैं। तो इसलिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी हमारे बाज़ार हैं या फिर कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसको विद इन लिमिट अलाउ किया गया है, जैसे मैरिजेज़ हैं या क्रिमेशन में 20 की लिमिट है, मैरिजेज़ में 50 की लिमिट है, वहाँ पे जो भी शामिल होते हैं वो पूरी तरह से एहतियात बरतें, क्योंकि अभी संक्रमण का ख़तरा जो है वो अभी कम नहीं हुआ है। इवन दो जो हमारे केसेस हैं रिकवरी रेट अच्छा है, सिम्टोमेटिक केसेस ज़्यादा हैं और वो रिकवरी भी अच्छे तरीके से हो रहे हैं, परंतु संक्रमण ना बढ़े तो ये सभी की बहुत जिम्मेवारी है कि जो पहले गाइडलाइंस जारी हुई थी उन्हीं की पालना सुनिश्चित करें, सोशल डिस्टेंस बना के रखें, मास्क का उपयोग करें एंड हैंड सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखें। एंड जो भीड़ वाले एरियाज़ हैं वहाँ बिल्कुल ना जाएं। एंड जो भी गाइडलाइंस है सरकार की समय समय पर जो जारी होती हैं, इवन मार्केट्स के लिए जो जारी होती हैं, तो उसमें भी पूरी तरह से उनकी पालना सुनिश्चित करें। एंड रेड क्रॉस के माध्यम से और म्यूनसिपल काउंसिल के माध्यम से जागरूकता भी लगातार पूरी तरह से करने का उसको प्रयास किया जा रहा है। एक जागरूकता रथ हमने पूरे ज़िले के लिए चलाया था और क्योंकि शहर में केसेस ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको देखते हुए सिटी जागरूकता रथ भी एक उसकी हमने शुरुआत की थी और कुछ इसमें एनजीओ या प्राइवेट वॉलंटियर्स जो हैं वो भी सामने आए हैं, जागरूकता में आगे आ रहे हैं और उनको भी रोपिन किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में मैसेज जाए और कि बिल्कुल एहतियात ना छोड़ें। जो एहतियात उन्होंने पिछले 3 महीने में रखी थी उसको कम ना करें और उसी तरीके से रखेंगे तब हम इसको कंट्रोल करने में सफल होंगे। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। भिवानी के जिलाधीश अजय कुमार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जागरूकता ही महज इस बीमारी से उपचार का तरीका है, बचाव का तरीका है। और महज एक ही अपील है, क्योंकि लगातार हम भी प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद होने के नाते इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी तमाम लोगों से यही अपील करता है कि इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है, अभी कोई वैक्सीन, कोई टीका जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाया है। ऐसे में महज बीमारी से बचाव का तरीका यही है कि लोग एहतियात बरतें, परहेज रखें, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बार बार हम यही बात कहते आए हैं कि इलाज से परहेज अच्छा है। ऐसे में सजग रहें, सतर्क रहें, तभी स्वस्थ रह पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। हरियाणा में बार बार टिड्डी दल के हमले ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। एक तरफ किसान खून के आंसू रो रहा है, अब टिड्डियों पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने टिड्डियों से निपटने को लेकर एक बार फिर से सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। हरियाणा में टिड्डी संकट बरकरार। सरकार पर फिर विपक्ष का वार। टिड्डी संकट को लेकर लापरवाह है सरकार। एक तरफ टिड्डियों के बार बार हमले से किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। रेवाड़ी, सिरसा, भिवानी समेत कई जिलों में टिड्डियां किसानों की फसलों को चट कर रही हैं।
तो दूसरी तरफ टिड्डियों पर अब प्रदेश की राजनीति भी गर्माती जा रही है। विपक्ष ने सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है और टिड्डी संकट पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने किसानों की हजारों एकड़ फसल के नुकसान का जिम्मेदार सरकार को ठहराया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने एक बार फिर सरकार पर ट्वीट वार किया। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के अंतराल में ही हरियाणा के कई जिलों में टिड्डी दल ने बार बार प्रवेश कर फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। टिड्डियों ने प्रदेश के किसानों की हजारों एकड़ फसल को बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने टिड्डियों से निपटने के लिए हरियाणा सरकार से लगातार आग्रह किया, परंतु सरकार खानापूर्ति तक ही सीमित रही। टिड्डियों के नियंत्रण को मंगाई दवा भी नकली पाई गई, जिस कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों को फसलों के नुकसान का तुरंत मुआवजा दिया जाए। विपक्ष टिड्डी संकट से निपटने में सरकार को पूरी तरह से फेल बता रहा है। साथ ही किसानों की फसलों के नुकसान के मुआवजे की मांग कर रहा है। दिनों हमने हरियाणा सरकार को चेताया था कि हरियाणा पर भी देश के दूसरे भागों की तरह टिड्डी दलों का एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है और सरकार को इसके पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। सरकार ने अपनी ओर से दिखावा जरूर किया, दवाई व्यापक रूप से छिड़कवाई गई, लेकिन अब जो पता चला है कि यह दवाई जिसका व्यापक रूप से इस्तेमाल हुआ वो नकली थी, मानकों पर वो सही नहीं उतरी, खरी नहीं उतरी। ये इतना बड़ा घोटाला इस पैमाने पर हुआ है तो हरियाणा के किसानों का जो नुकसान हुआ, एक और उसकी भरपाई हरियाणा सरकार कैसे करेगी, और दूसरी ओर ये एक बहुत बड़ा घोटाला जो हुआ है इसकी कैसे निष्पक्ष जांच हो। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में देखना होगा और ये देखें कि दोषी लोग कौन हैं, उनको क्या दंड मिले। लेकिन दूसरी तरफ कृषि मंत्री जेपी दलाल लगातार दावा ठोक रहे हैं कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं। कृषि विभाग टिड्डियों से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ ही टिड्डियों को राजस्थान सीमा से हरियाणा में घुसते ही ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक का छिड़काव कर नष्ट किया जा रहा है। टिड्डी संकट पर सरकार और विपक्ष दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन विपक्ष नकली कीटनाशक के मुद्दे को जोर शोर से उठाकर सियासी माइलेज जरूर बढ़ाने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। और अब खबर यमुनानगर से। यमुनानगर के जगाधरी रेलवे वर्कशॉप में हुई 57 साल की महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया है कि मुकेश उर्फ मोंटी नाम के आरोपी ने लूट के इरादे से घर में घुसकर महिला की हत्या की थी। आरोपी नशे की हालत में घर में घुसा और महिला पर गमले से उसने हमला कर दिया, फिर बाल्टी से भी उसने हमला किया। इसके बाद आरोपी ने महिला के शव को फ्रिज में रखने की कोशिश की। इसके बाद घर में मिले 300 रुपए लेकर आरोपी फरार हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी मुकेश उर्फ मोंटी पर साल 2011 में भी हत्या का आरोप दर्ज हुआ था, जिसमें कि वो साल 2017 में जमानत पर छूटा था। ये 22 और 23 रात को की जो रात है उसको एक रेलवे कॉलोनी में महिला की हत्या हुई थी और उसके बाद से ही जिस व्यक्ति पे शक था उसकी तलाश लगातार पुलिस की टीम्स कर रही थी। उस व्यक्ति को यही यमुनानगर से गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ पे उसने अपना गुनाह कबूल किया। 22-23 तारीख की रात को वो व्यक्ति शराब के नशे में धुत था और क्योंकि वो जानता था कि ये महिला अकेली रहती है, उसके पड़ोस में ही रहता है महिला के, तो इस इरादे से कि शायद महिला से उसको कुछ पैसे मिल जाए, इस इरादे से वो घर में पीछे की तरफ से दाखिल हुआ और जैसे ही वो दाखिल होता तो महिला उसको वहीं पीछे का जो खुला एरिया वहाँ मिल जाती, वहाँ वो उसके सर पे गमले से उसने वार किया। गमले से वार करके वो उस महिला को घर के अंदर ले गया, वहाँ भी उसने एक बाल्टी से महिला के सर पे 2-3 बार वार किया और इस मतलब उसकी जो मंशा थी वो थी कि
कुछ पैसे उसको महिला के घर से मिल जाए। जब महिला उसको लगा कि महिला की मृत्यु हो चुकी है तो उसने एक तेल की प्लास्टिक की शीशी भी उनके प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट की और अभी हमने इसको पुलिस रिमांड पे ले लिया है 2 दिन के। तो पूछताछ में और कुछ नई चीज़ों का अगर खुलासा होता है तो वो भी आपकी जानकारी में दे दिया जाएगा। सर वैसे भी दारू की दुकान तो बाद में तो पता यही पछतावा फिर लड़ाई हुई थी वो पीछे पुलिस आ गया मेरे पुलिस वाले ने थप्पड़ मार दिया तो मैं बात करने घर में छुट गया वो आई आदमी ने चीख मार दी जब मैंने टकरा था। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखेंगे देश प्रदेश की 25 बड़ी खबर।